अक्सर जब हम सिक्किम के इतिहास की बात करते हैं तो कहानी शुरू होती है 1642 से, जब एक राजा को ताज पहनाया गया, है ना। पर क्या हुआ अगर ये बताया जाए कि ये कहानी अधूरी है, कि वो जमीन उस ताजपोशी से सदियों पहले से ही आबाद थी, जीवंत थी और कभी खाली थी ही नहीं। चलिए आज इसी आम धारणा पर सवाल उठाते हैं। देखिए, ये जो बात कही गई है ये सिक्किम की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इतिहास जिसे हम सच मानकर पढ़ते हैं वो असल में एक राजनीतिक कहानी भी हो सकती है। इसे अक्सर जीतने वालों के नज़रिए से लिखा जाता है और कहानी कुछ ऐसी बनाई जाती है मानो राजशाही से पहले वहाँ कुछ था ही नहीं, जैसे ज़मीन बस चुपचाप एक राजा का इंतजार कर रही थी। तो सबसे पहले आइए इसी खाली जमीन वाले मिथक की परतें खोलते हैं, समझते हैं कि आखिर कैसे एक राजनीतिक कहानी को इतिहास का सच बना दिया गया। तो देखिए, जो कहानी हमें सुनाई जाती है वो बड़ी सीधी सी है कि 1642 में 3 लामा आए, उन्होंने एक राजा का अभिषेक किया और एक जंगली कम आबादी वाली जमीन पर सभ्यता ले आए। सुनने में तो मतलब किसी परिकथा जैसा ही लगता है ना। पर इस परिकथा के पीछे एक बहुत बहुत शक्तिशाली राजनीतिक आइडिया काम कर रहा था। एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं टेरा न्यूलियस। इसका मतलब होता है किसी की जमीन नहीं। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक राजनीतिक औजार था। एक ऐसा औजार जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में कब्जे को जायज ठहराने के लिए किया गया। कैसे? बस ये कहकर कि यहाँ जो लोग पहले से रहते थे उनका कोई संगठित समाज या सरकार थी ही नहीं। तो अब देखिए, एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तरफ है कहानी एक जंगल को रोशन करने की, एक वीरान जमीन को सभ्य बनाने की, और दूसरी तरफ एक सोची समझी रणनीति, एक नए राजवंश को लेजिटिमेसी यानी वैधता देने की। और ये किया कैसे गया? जो शासन व्यवस्थाएं वहां पहले से थीं उन्हें या तो राक्षसी या अस्तित्वहीन बताकर एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खाली जगह बना दी गई। एक ऐसी खाली जगह जिसे सिर्फ और सिर्फ एक राजा ही भर सकता था। तो चलिए अब इस तथाकथित खाली जमीन से पर्दा हटाते हैं और मिलते हैं उन सोफिस्टिकेटेड समाजों से जो वहां हमेशा से थे। सबसे पहले बात करते हैं लेप्चा लोगों की, जिन्हें रोंग भी कहते हैं। उनकी दुनिया थी मायल यांग, मतलब छिपा हुआ स्वर्ग। और उनका नजरिया कमाल का था। जरा सोचकर देखिए, उनका मानना था कि वो जमीन के मालिक नहीं हैं, बल्कि जमीन उनकी मालिक है। ये कब्जा करने की नहीं बल्कि जुड़ने की, एक होने की फिलॉसफी थी। तो ये जमीन बिल्कुल भी अराजक नहीं थी। यहाँ तो बहुत ही एडवांस्ड गवर्नेंस सिस्टम्स थे। जैसे लेप्चा या रोंग लोगों में आम सहमति से चलने वाली मुखिया व्यवस्था थी, जिसे आलिक्स कहते थे। सारे बड़े फैसले बड़ों की काउंसिल मिलकर लेती थी। दूसरी तरफ लिम्बू या याकतोंग लोगों के पास अपनी जमीन की व्यवस्था थी, किप्पट। ये एक कम्युनिटी ओन्ड सिस्टम था। मतलब ये दोनों ही इस बात का पक्का सबूत हैं कि वो जमीन अनऑर्गेनाइज्ड तो बिल्कुल नहीं थी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी मौखिक परंपराएं, मतलब जो कहानियां वो सुनाते थे, वो सिर्फ लोक कथाएं या फेरी टेल्स नहीं थीं। नहीं, जब एक मन यानी एक शमन कोई कहानी गाता था तो वो असल में एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और अपने समाज का एक जीता जागता संविधान सुना रहा होता था। तो इस खोए हुए इतिहास को आज फिर से कैसे जिंदा किया जा रहा है, इसका एक बहुत दिलचस्प जवाब है, कला और एक बिल्कुल नई विजुअल भाषा के जरिए। बस एक पल के लिए सोचिए, एक नक्शा कैसा दिखेगा अगर उसे किसी सर्वेयर ने नहीं बल्कि एक मून ने बनाया हो, अपनी यादों से, अपनी कहानियों से, अपनी धुनों से। इसी सवाल का जवाब है एक नई आर्ट स्टाइल, मायल यांग यथार्थवाद। देखिए, ये सिर्फ पेंटिंग करने का एक तरीका नहीं है, ये राजनीति है। ये अपनी संस्कृति को वापस पाने का एक जरिया है। ये उस एक तरफा ऑफिशियल नजरिए को सीधी सीधी चुनौती देता है जो हमें औपनिवेशिक नक्शों या शाही कला में दिखता है, और ये इतिहास को एक लेयर्ड, जीवंत और लगातार चलती हुई चीज की तरह दिखाता है। इस अलग इतिहास की एक अलग विजुअल ग्रामर भी है। इन पेंटिंग्स में आपको बहुत सारी लेयर्स दिखेंगी जो ये बताती हैं कि इतिहास की कोई एक सपाट कहानी नहीं होती। आपको धुंधली, मिटाई हुई सी सीमाएं दिखेंगी, ये याद दिलाने के लिए कि जमीन पर खींची गई लकीरों ने भले ही मौखिक अधिकारों को मिटा दिया हो, पर वो यादों में जिंदा हैं। यहां तक कि पहाड़ भी बस बैकग्राउंड नहीं है, वो कहानी के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। तो ठीक है, ये सब तो हो गया अतीत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये छिपा हुआ इतिहास आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? Why does it matter now?
क्योंकि इसके आज के समय में बहुत ठोस, बहुत असली मतलब हैं। पहला, पहचान को दोबारा हासिल करना, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताना कि खाली जमीन का मिथक एक झूठ था। दूसरा, जमीन की रक्षा करना, जो स्वदेशी के पुटभूमि अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं, उन्हें इस इतिहास से ताकत मिलती है। और तीसरा, पारिस्थितिकी ज्ञान, एक ऐसी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, जमीन के साथ रहने के ये पुराने तरीके हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि एक सेंट्रलाइज्ड राजशाही की स्थापना से सैकड़ों साल पहले, सैकड़ों सालों तक वहां पर बहुत ही जटिल और अच्छी तरह से काम करने वाले समाज मौजूद थे। तो आखिर में इस इतिहास की असली आवाज क्या है? वो एक मुन के ढोल की थाप में है, तीस्ता नदी की सरसराहट में है, किसी ऑर्किड के उस नाम में है जो सिर्फ वहां के लोग जानते हैं। यही उस जमीन की असली जीती जागती आवाज है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक राज्य ने लोगों को नहीं बनाया, बल्कि जो लोग पहले से वहां थे उन्होंने राज्य को संभव बनाया, तो जमीन का असली मालिकाना हक किसके पास होना चाहिए?